सांसों पर संकट लगातार बरकरार है और इस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यही तो सच है कि सांसों का संकट मात्र सरकार दूर कर सकती है। इस बीच एक खबर कि देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। कोरोना के नए मामलों, मौतों और रिकवरी का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। इस दौरान 3,62,000 नए मरीज मिले हैं और 3,285 लोगों की जान भी चली गई। राहत की बात इस बीच ये है कि 2,62,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, कोरोना को मात दी है। रिकवरी का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और मंगलवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। अगर अलग अलग शहरों के हिसाब से देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज पेशेंट कहीं हैं तो बेंगलुरु में है। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर बारी आती है पुणे की, यहाँ 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में भी 98,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के हालात भी खराब होते जा रहे हैं और इसका संकेत तो डॉक्टर्स ने खुद दिया न्यूज 24 पर कि एक्टिव केस जितने बढ़ेंगे, अस्पतालों की हालत उतनी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है जो नए मामले मिले हैं और इधर मरीज ठीक भी हुए हैं। 2.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। ये राहत की बात है। और आज की जो बड़ी खबर है एक और, वो ये है कि 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन शाम 4 बजे से शुरू हो रहा है और 1 मई से ये प्रक्रिया वैक्सीनेशन की शुरू हो जाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन के टैंकर भी पहुंचे हैं। गुजरात में नाइट कर्फ्यू बढ़ा है और बिहार में वीकेंड लॉकडाउन। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसी के साथ अस्पतालों के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। द्वारका के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी हो गई है। सबसे पहले आपको द्वारका के आयुष्मान हॉस्पिटल का हाल बताते हैं। आयुष्मान हॉस्पिटल में बेड नहीं है और अस्पताल प्रशासन ने बकायदा बोर्ड लगा दिया है कि यहां ऑक्सीजन और बेड नहीं है। देखिए संवाददाता राहुल प्रकाश की ग्राउंड रिपोर्ट। यानी दिल्ली में क्या हालात हैं, कोरोना के बढ़ते मामले हैं, जो तस्वीरें हैं वो क्या कहती हैं। ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें अलग अलग देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं आयुष्मान हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है और ये साफ देखा भी जा सकता है। इस गेट के बाहर और इस हॉस्पिटल के बाहर जो तस्वीर है वो बताती है कि जो राजधानी दिल्ली के अंदर हालात हैं, नो ऑक्सीजन नो बेड, यानी साफ है कि यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, बेड भी नहीं है। जो तस्वीरें हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यही देखने को मिल रही है। इससे पहले आपने देखी ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरीके से बाधित थी। लगातार कोशिशें की सरकार ने, ऑक्सीजन मिलने लगा, लेकिन ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ अभी तक ऑक्सीजन नहीं है, बेड भी नहीं है। आप हालात को समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में कैसे हालात होंगे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के बढ़ते मामले हैं और मामलों में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक तरह से कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेके। आप फीलिंग पॉइंट को देखें, वहाँ पे लोगों की लंबी कतारें हैं। वहाँ जो खुद बीमार है उसके लिए भी लोग लाइन पर लगकर ऑक्सीजन लेने आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अस्पतालों के हालात क्या होंगे। लंबा दौर सबने देखा और अब कोरोना की मार सब झेल रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें डराती भी हैं, बताती भी हैं और ये दिखाती भी हैं कि हम किस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। कैमरामैन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और द्वारका के आकाश हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन और बेड्स की भारी कमी है। देखिए एक और रिपोर्ट राहुल प्रकाश की ग्राउंड जीरो से। अब हम पहुंचे हैं आकाश हॉस्पिटल द्वारका में। यहाँ की स्थिति भी यही है, यहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भी किल्लत है। हालांकि जिस तरीके से साफ हुआ है कि ऑक्सीजन आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खत्म होने के कगार पर है, फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी स्वाभाविक है, हर अस्पताल की जो रूटीन, जो क्राइसिस है वो ऑक्सीजन है। लेकिन बेड जिस तरीके की बात की जा रही थी, ये आकाश हॉस्पिटल में कोविड नॉन कोविड दोनों है। और ऐसे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अस्पताल के ठीक बाहर गाड़ियों की भी लंबी कतारें हैं, एम्बुलेंस है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जिस तरीके से स्थिति दिखती है वो साफ है कि कहीं ना कहीं परेशानी आम जन को सबसे ज़्यादा उठानी पड़ रही है, खासकर जब वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का हवाला दिया जा रहा है। कोविड नॉन कोविड बेड जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोविड बेड है वो भी फुल है, नॉन कोविड जो पेशेंट है उसको भी किल्लत जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही है। क्योंकि इस अस्पताल में भी परेशानी जिस तरीके से दिख रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन का जब सप्लाई रुका, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। यही वजह है कि अगर यहाँ आप जाएं या बात करें तो यही कहा जाता है कि बेड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है।
बढ़ते मामले हैं, सरकार संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद उसके तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन कलीकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आप देख रहे हैं कि देश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कहीं बेड्स की भारी किल्लत है। कई शहरों में तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही हैं। और दिल्ली के द्वारका स्थित आयुष्मान अस्पताल हो या वेंकटेश्वर अस्पताल हो या फिर आकाश हॉस्पिटल हो, तीनों अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की भारी किल्लत है। आयुष्मान अस्पताल ने तो अपने यहां बाकायदा ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर बोर्ड लगा रखा है। इसके अलावा यूपी के सुल्तानपुर जिला अस्पताल में देर रात अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन और दवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से डॉक्टर और कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। और गुजरात के अहमदाबाद की बात करें, लखनऊ में भी, गुजरात में भी कमोवेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग शहर और अलग अलग अस्पतालों की हैं ये तस्वीरें। बोर्ड बाकायदा लगा दिया गया है कि यहाँ ना ऑक्सीजन है ना बेड है, तो अब ऐसे में पेशेंट जाए तो जाए कहां। और न्यूज़ 24 की आप देख रहे हैं कि बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हर्ष महाजन आपको टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में नजर आएंगे, चेयरमैन है महाजन इमेजिंग के। और डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए प्लीज। और रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट करेंगे। राहुल प्रकाश न्यू दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। राहुल, कई रिपोर्ट मैंने देखी है, द्वारका के जितने भी हॉस्पिटल हैं भारी किल्लत है, ये तो ठीक है, लेकिन दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है इस किल्लत को? मरीजों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। देखिए, जिस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली के अंदर है, हमने जो ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाई वो कुछ बड़े अस्पताल थे, लेकिन अगर छोटे अस्पतालों की बात करें वहां पे भी हालात ऐसे ही हैं, यानी बेड नहीं है। लंबी कतारों की बात की जा रही थी, लोग परेशान होकर हॉस्पिटल तो जा रहे हैं लेकिन वापस अपने घर को लौट रहे हैं, मजबूरी है, बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है। दुरुस्त कब होंगे इसका अंदाजा लगाना इतनी जल्दी संभव नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त हम अभी के दौर के जो हालात देख रहे हैं, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल हो, छोटे हॉस्पिटल हो, छोटे नर्सिंग होम हो, हर जगह किल्लत है। ऑक्सीजन की बात हम पहले कर रहे थे, ऑक्सीजन का क्राइसिस वो लगातार जारी था, उसको सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी चलता रहा। रही बात बेड की, बेड मिलना भी एक जंग की तरह है, जंग जीतने की तरह है। आज के समय में अस्पतालों के हालात ऐसे हैं जहां मौजूदा दौर में बेड मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर बेड मिलता है तो उसमें नॉन कोविड पेशेंट भी हैं, कोविड भी हैं, और दूसरा ऑक्सीजन जिस तरीके की बात की जा रही थी वो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में स्थिति अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर अगर हम कहें, आप बखूबी जानते हैं, बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई वाली बात है। देखिए, जिस तरीके से हम चीजें जो महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हालांकि अंदर जिस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं वो बयान करना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि रोते बिलखते लोग हैं वो आपकी आंखों के आगे आते हैं, वो आपको दिखते हैं कि किस तरीके के वो दर्द को महसूस कर रहे हैं। और हम ये खास कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर अस्पतालों में अगर हम चले भी जाएं या किसी पेशेंट के लिए किसी की कोशिश की जाए तो हालात अच्छे नहीं है। हालांकि इलाज उनको बेहतर मिलेगा ये कह जरूर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति वहां तक पहुंचने की है वो कितना मुश्किल पड़ाव उसको पार करना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अस्पतालों में बेड की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑनलाइन जिस तरीके से तमाम हॉस्पिटल्स में उसका कितना फायदा, और ये कहा जा रहा है कि तमाम और बेड की व्यवस्था भी की गई है दिल्ली में, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या? उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने जो एक्स्ट्रा बेड्स की इंतजाम किए थे राधा स्वामी सत्संग व्यास में, जहां 500 बेड, और जिस तरीके से निरंकारी ग्राउंड में जो किया था व्यवस्था, पहले दिन वहां भीड़ लगी, यानी भीड़ का आकलन आप लगा सकते हैं कि एक होता है कि जल्दबाजी में किसी तरीके से उन्हें बेड मिल जाए, इस तरीके की स्थिति थी। ये नाकाफी है, इसके अलावा भी चाहिए। यानी जो हेल्थ सेक्टर की अगर बुनियादी चीजें जो जरूरतें हैं जो आज के दौर में है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर इतना करें कि आगे 10 साल हमें ना सोचना पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। अगर वो पहले करते तो शायद ऐसी स्थिति ना आती, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके का कोरोना, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो वायरस है, जिस तरीके की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो आम जन जिस तरीके से परेशान हो रहा है, जो घटनाएं ठीक है राहुल, समझ गए। आप कह रहे हैं कि जो इंतजामात अब तक किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। मैं लौटूंगी। गुजरात में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, अस्पतालों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अहमदाबाद के कई अस्पतालों में ना तो बेड मिल रहे हैं और ना ही जरूरी दवाएं मिल पा रही हैं। यहां तक कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए
एम्बुलेंस तक नहीं है। ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन के साथ मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। देखिए संवाददाता भूपेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट और उसके बाद उनके पास आपको लिए चलेंगे। मैं अहमदाबाद की सबसे बड़े अस्पताल सिविल अस्पताल में मौजूद हूं, जहां 2000 से भी ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल है। वहां का ये दृश्य है। एम्बुलेंस आप देख रहे हैं गेट के बाहर खड़ी है और इसके अंदर मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक इसी तरह की लाइन, ये लाइन बहुत लंबी चलती है। मैं आपको अस्पताल के अंदर ले चलता हूँ दृश्य दिखाने के लिए कि यहाँ अंदर किस तरह के हालात हैं। आप ये देखिए, ये छोटी एम्बुलेंस है, इसके अंदर एक पेशेंट्स है जिनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है गाड़ी के अंदर ही। इसी तरह से आप देखते चलिए, आपको सिर्फ एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के अंदर मौजूद मरीज दिखाई देंगे। ये हालात इसलिए है क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड नहीं है, वेंटिलेटर वाले बेड नहीं है, उनकी उपलब्धता नहीं है और इसीलिए इन मरीज़ों का इलाज एम्बुलेंस में ही किया जा रहा है। ये सिविल अस्पताल की जो 1200 बेड का अस्पताल कोविड हॉस्पिटल है उसकी प्रीमाइसिस है, उसके प्रांगण में ये हाल है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दूर दूर तक एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये पेश आ रही है कि जो नगर निगम के अस्पताल है वहाँ पर अगर 108 में मरीज़ नहीं आता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलता है। निजी वाहनों में आने वाले मरीज़ों को एडमिशन नहीं दिया जाता और 108 को अगर फ़ोन भी किया जाए तो उसकी उपलब्धता भी इसलिए कम हो गई है कि आप देख रहे हैं कि सारी की सारी 108 की एम्बुलेंस जो है वो इस तरह से मरीज़ों के लिए अस्पताल बनी बैठी हैं। तो ये जब कॉल आता है तो ये उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये आलम है यहाँ का इस समय अहमदाबाद का। लोग जो हैं वो अस्पतालों में एडमिशन नहीं पा रहे हैं और उनका इलाज एम्बुलेंस में चल रहा है। जो 900 बेड का DRDO अस्पताल बनाया गया उसके अंदर 3 दिन के अंदर महज 20% मरीज़ों को भर्ती किया गया है, जिसके अंदर से 12 मरीज़ ICU में, बाकी सब जनरल वार्ड में। उसका कोई मतलब फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। नगर निगम के अस्पतालों में अगर अहमदाबाद का आधार कार्ड है तो ही आपको प्रवेश मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। तमाम मरीज़ जो हैं वो सिविल की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ पर बेड नहीं है ऑक्सीजन वाले, वेंटिलेटर वाले। एम्बुलेंस में लोगों का इलाज चल रहा है, एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं। ये है अहमदाबाद की ज़मीनी हकीकत। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। और भूपेंद्र, पिछले एक हफ्ते में कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, तो क्या उनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, कल ही गुजरात सरकार को हाई कोर्ट से बहुत बड़ी लताड़ मिली है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप कोर्ट के अंदर जो तस्वीर दिखा रहे हो वो गुलाबी नज़र आती है, लेकिन ज़मीन पर जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमारे पास 90,000 बेड की उपलब्धता है। इस समय गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 80,000 के आसपास एक्टिव मरीज चल रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में 150 के आसपास ऑक्सीजन बेड खाली बताया जा रहा है 350 अस्पतालों में। लेकिन आप कहीं भी जाइए, हर जगह आपके हॉस्पिटल के बाहर इसी तरह की कतार दिखाई देगी। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं वेंटिलेटर बेड की कमी है, मरीज धक्के खा रहे हैं। कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो मरीज 108 में आएगा उसी को एडमिशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी, और 108 को फ़ोन करो तो उसका रिस्पॉन्स टाइम 24 घंटे है। 2 दिन बाद एम्बुलेंस आती है मरीज को ले जाने के लिए। आप समझ सकते हो मरीज की हालत क्या होती होगी। नगर निगम में लौटूंगी आपके पास। ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा पेशेंट भुगत रहे हैं। और डॉक्टर हर्ष महाजन सर, क्या आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है जो पिछले एक हफ्ते में कोशिशें की गई हैं? देखिए, कोशिश तो हो रही है पर वो कोशिश काफी नहीं पड़ रही, क्योंकि एक्चुअली एक सैलाब आ गया मरीजों का। जो भी आप करें, मरीज और खड़े हैं। आप बेड बढ़ाए, जैसे दिल्ली में 80% हर हॉस्पिटल में बेड कोरोना के लिए कर दिए, 20% छोड़े सिर्फ नॉन कोरोना वालों को, वो भी बीमार हो रहे हैं, उनको भी ट्रीटमेंट चाहिए। पर आप देख रहे हैं रोज 20-25 हजार नए केस डायग्नोज हो रहे हैं और उनमें से कम 10% को हॉस्पिटल की जरूरत होती है, 5% को 3% को आईसीयू की जरूरत होती है। तो ये नंबर इतने ज्यादा हो गए। ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन नहीं आएगी,
हॉस्पिटल में जो मरीज वो ही भर्ती हो रहा है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। हर बेड पे ऑक्सीजन की जरूरत है और हालांकि ऑक्सीजन को बड़ा रैशनली यूज किया जा रहा है, कम से कम यूज किया जा रहा है ताकि वो अधिकतर समय तक रहे, पर गवर्नमेंट का अपने सारा कोशिश करने के बावजूद जितनी ऑक्सीजन चाहिए दिल्ली के लिए उतनी मिल नहीं पा रही, पीछे से नहीं आ रही। पीछे से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई, उसकी प्लानिंग नहीं हो पाई और एक हफ्ते में नई फैक्ट्रियों को, जैसे स्टील की फैक्ट्रीज हैं, दूसरी हैं जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करती हैं, उनकी ऑक्सीजन यहां डाइवर्ट की जाए उसमें समय लग रहा है। और ये फैक्ट्रियां दिल्ली के आसपास नहीं है, ये दूर है, विभिन्न स्टेट्स में है जहां ट्रक से लाना उसमें दिक्कत आ रही है। तो आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनको कई लेवल्स पे काम करना पड़ रहा है, ना सिर्फ मरीज की देखभाल करनी, उसको ट्रीटमेंट करना, वो सीरियस हो तो उसका इलाज करना। जो बड़े डॉक्टर हैं वो रात रात जाग रहे हैं ऑक्सीजन की तलाश में। और मैं कहूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सेल सेटअप किया है जो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 5-6 दिन में देखा है कि वो काफी एक्टिव हुआ है, पर फिर भी जो वो कर पा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। अगर ऑक्सीजन पीछे से ही पूरी नहीं आएगी तो वो कहां से दे देंगे, और इसलिए ये होड़ लगी हुई है। और प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हर मरीज जो हॉस्पिटल में है उसको ऑक्सीजन चाहिए। पहले अगर ऑक्सीजन 10% लोगों को चाहिए थी, अब वो 100% लोगों को चाहिए। तो जो यूटिलाइजेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो 5, 6, 7 गुना बढ़ गई और उसको पूरा कर पाना कोई एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, ये पीछे से आने में समय लगेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इंडियन एयरफोर्स को भी इसमें झोंक दिया है। बाहर से, सिंगापुर से, वेस्टर्न कंट्री से सिलेंडर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में शुरू हुई है, पर ये राहत आने में अभी भी लगता है क्योंकि शॉर्टेज, आपके रिपोर्टर ने दिखाई कि शॉर्टेज अभी भी चल रही है। तो इसमें अभी लगता है कि कुछ दिन और लगेंगे हमें। और सर, ये कालाबाजारी ने प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा कर दिया है। ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, इसने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। मैं लौट रही हूं सर आपके पास, डॉक्टर मनोज कुमार। सर, ये 2 छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अस्पताल गए, बेड ना मिल, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इसका वहां पर नोटिस चस्पा है और किसी ने ट्विटर पर टैग कर दिया सरकार को तो बेड मिल गया। अगर 108 से एम्बुलेंस से कोई आ रहा है तो बेड मिलेगा, अपनी तरफ से कोई आ रहा है तो बेड नहीं मिलेगा। क्या है सर ये? एक इंडिकेशन है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। प्रेशर में कुछ एडमिशंस हो रहे हैं। अब प्रेशर चाहे जो भी हो, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी का हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, या फिर कभी ऐसे हंगामे का हो, जो भी है प्रेशर के अंडर ये एडमिशन हो रहे हैं। नॉर्मल आदमी को बेड नहीं मिल रहा है। और मैं बिल्कुल आपको ये बात कह दूं कि हालत बद से बदतर हुई है। सारी कोशिशें छोटी पड़ रही हैं क्योंकि आप देखिए 381 मौतें दिल्ली में हुई हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि इवन सब दाह गृहों में भी करीब करीब हर दिन 20% केसेस बढ़ रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो स्थिति बिल्कुल ही निराशाजनक है और हमें लग नहीं रहा है कि हम लोग सॉल्यूशंस के नजदीक पहुंच पा रहे हैं। कारण जो भी हो, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो। अब देखिए करीब करीब 1 लाख लोग अभी पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब एक्टिव केसेज हैं दिल्ली में, उसमें से 55,000 लोग घरों में हैं। वहां अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, वहां ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होता है, वो हॉस्पिटल भागते रहते हैं। आपको मैं बताता हूं कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते जाते कितने लोगों की जान गाड़ी में चली गई है। तो ये बिल्कुल ही एक कहिए कि निसंदेह मैं कहूंगा कि एकदम हॉरिबल टेरिबल सिचुएशन है। और इससे बचने का क्या तरीका है, कहीं ना कहीं किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सरकार को, अथॉरिटी को, कि जिस एरिया में भी कोई एक सेंटर हो जहां कम से कम ऑक्सीजन थोड़े देर के लिए मिल जाए। हो सकता है कि हर पेशेंट बहुत लंबे समय के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं करता है, बट ये एक विशेष साइकिल है। अगर उसको सही समय पर उपचार नहीं मिलता है तो उसकी कंडीशन और डिटोरिएट करती जाती है और फिर आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ती है। और आईसीयू बेड्स पे तो हम लोग बिल्कुल ही हाथ खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि पूरे दिल्ली में कहीं भी आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा कहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव के बावजूद भी अगर दिल्ली में
2-4 आईसीयू बेड कहीं किसी को मिल जाए तो वो बहुत ही समझिए कि एक तरह से लकी है या सौभाग्यशाली है। डॉक्टर हर्ष महाजन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने जो बोला है उससे विभिन्न बोलना चाह रहा हूं कि हमारे हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स नहीं हुए, हॉस्पिटल अभी भी सही चल रहे हैं। अंदर डॉक्टर, नर्सें, बाकी कर्मचारी लगे हुए हैं लगन से, रात दिन अपनी भी जान उन्होंने खतरे में डाली हुई है और एग्जॉस्टेड होके भी वो काम कर रहे हैं। वहां जाने बच रही हैं, लोग आईसीयू से घर जा रहे हैं, वेंटिलेटर से निकल के घर जा रहे हैं। सिर्फ हेल्थ केयर का जो बाहर का सिस्टम है उसमें कोलैप्स हुआ है, अस्पताल कोलैप्स नहीं हुए। अस्पताल अभी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और इसी कारण है कि आप आंकड़े देख रहे हैं 2.5 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। अगर 3.5 लाख नए केस आए हैं आज के दिन तो 2.5 लाख लोग ठीक होके अपने घर भी गए हैं। सो जहां तक हॉस्पिटल्स हैं वो इस जंग को पुरजोर इससे लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है मरीज उससे ज्यादा है और इसीलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीजों को एडमिशन नहीं मिल रही क्योंकि बेड ऑलरेडी भरे हुए हैं। भरे हुए बेड में कैसे मरीज ले लेंगे? तभी वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, एम्बुलेंस में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, हॉस्पिटलों के बाहर दम तोड़ रहे हैं क्योंकि हम उन्हें ले नहीं पा रहे। पर अंदर जो एक बार आ गया उसकी पूरी सेवा, उसका पूरा देखभाल हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स कोलैप्स नहीं हुए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार। रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मैंने कभी भी हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स के बारे में ऐसी बात नहीं की। वो जी जान से लगे हुए हैं, हर सिस्टम काम कर रहा है और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। बट जो हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने की बात कही है, जब आम जनता को कहीं बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से सक्षम होके लोगों का एक एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल से हमारे कितने जो जाने माने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे अस्पताल, उनके पास 3-3 दिन से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो पेशेंट्स अंदर आ जा रहा है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन सर जो बाहर लोग हैं जिनको बेड ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो कहाँ जाए? वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन में वो कहाँ जाए, क्या करें? उनके पास तो कुछ नहीं बचता। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो मरीज एडमिट हैं अस्पतालों में उनको केयर नहीं मिल रहा है, उनको स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिल रहा है। बट जो बाहर जो लाखों की भीड़ पड़ी हुई है उसके देखभाल की भी जिम्मेदारी इसी हेल्थ केयर सिस्टम का है। अब सर इम्पोर्टेंट सवाल ये है, और डॉक्टर हर्ष महाजन मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं और घर पर रहकर जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वो उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को, वो क्या कर सकते हैं घर पर? क्योंकि काफी लोग पैनिक भी हो रहे हैं, डरे भी हुए हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, घर पे अगर आप हैं और अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, आप हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं जो आज की डेट में किराए पे भी मिल रहे हैं और कई कंपनियां हैं जो बहुत पिछले 2 हफ्ते में बहुत इंपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट भी इंपोर्ट को फैसिलिटेट कर रही है ताकि वो जल्दी कंट्री में आए। तो आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर। दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जिन लोगों के पास ये पड़े थे, जिनके पास ये सहूलियत है, वो दुगने तिगने चौगने रेट पे दे रहे हैं। वो तो आपने देखा है, दवाइयां भी हॉस्पिटलों को नहीं मिल पा रही हैं। वो केमिस्ट ने या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने दबा ली और 5-5, 10-10 गुना दाम पे दे रहे हैं। तो ये आपको घर में किसी तरीके 90 के करीब, 88 के करीब ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की कोशिश करनी है। जब तक आप कर सके, आपको ये नहीं कि आपने 95, 97 सैचुरेशन मेंटेन करनी है। वो सिलेंडर आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप 88 पे रखिए, 88, 90, 94, उस पे लगभग वैसा ही आपको असर मिलेगा, क्योंकि आपने जो एक दुर्लभ आइटम है ऑक्सीजन, उसको जितना लंबा आप खींच सके आपने खींचना है। और ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है, मैं तो कहूंगा कि जो RWAs हैं,
जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनको इन्हें प्रोक्योर करना चाहिए, खरीदना चाहिए, ताकि एक कॉलोनी में एक जो मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर किसी को जरूरत पड़ती है, हमारे पास 2-3 है, तो एक घर से दूसरे घर को दिया जा पाए, या तो वो ठीक हो गए या वो हॉस्पिटल में बेड मिल गया। हमें सबको एकजुट होके इकट्ठा मिलके इसको फाइट करना है। बाकी हेल्पलाइनें खुली हैं और कई डॉक्टर हैं जो कि अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और वो आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल है। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और तमाम दर्शक सुन भी रहे हैं। जो डॉक्टर साहब बात बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल आप रखें। और डॉक्टर मनोज, मैं आती हूं आपके पास। राहुल, मैं आपसे अपडेट ऑक्सीजन पर जानना चाहती हूं कि दिल्ली में अभी ऑक्सीजन पर क्या अपडेट है? सप्लाई बंद तो नहीं हुई है कहीं? देखिए, सप्लाई कहीं बंद नहीं हुई है, सप्लाई आ रही है, लेकिन जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन का जो मानक है वो तय है कि कितना उनको मिलता है, लेकिन जिस तरीके से जो केसेज हैं, नंबर ऑफ केसेज हैं, नॉन कोविड, कोविड केसेज, जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए, 24 घंटे चाहिए, लगातार चाहिए, ऐसे में जब लगातार कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी अस्पतालों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जहां 2.5 मीट्रिक है, वहां रिक्वायरमेंट 4 मीट्रिक की है। तो ऐसे में संभावना ये होती है कि जो सप्लाई है वो निरंतर होनी चाहिए। कोशिशें ये भी थी सरकार की कि तमाम कोशिशों को पूरा करने के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको सप्लाई दी जाए, दी भी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। कारण यही है कि नंबर ऑफ केसेज हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और वो सप्लाई पूरी करना उनके लिए भी पूरी संभवतः कोशिश वो भी करते हैं कि तमाम जितने पेशेंट्स हैं उनको ठीक भी करना है। तो ऐसे में जो कोशिशें अस्पताल की तरफ से हैं वो अलग हैं, सरकार की तरफ से भी कोशिशें। एक तरफ से एक चीज साफ हुई थी, जो कोऑर्डिनेशन है सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और जो एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो तीनों सप्लाई करते हैं ये गैस, ऑक्सीजन गैस, जो उसका एक कोऑर्डिनेशन तय समय से होना चाहिए ताकि सप्लाई रुके ना, बाधित ना हो। और जिस तरीके से देखा भी गया, राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों से ये जो ऑक्सीजन है ये पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज की जो ताजा तस्वीर है, कहीं ना कहीं बेड इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, लिमिटेड ऑक्सीजन है, पेशेंट्स को देनी है, लेकिन बावजूद उसके सप्लाई आ जरूर रही है। लेकिन ये है कि ऐसा कोई केस अस्पताल नहीं ले रहा है कि जिसको आगे चल के अचानक से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, यानी बेड अगर खाली है और ऑक्सीजन की उसको जरूरत है तो उसको बेड नहीं मिलेगा। ये मौजूदा हालात हैं राजधानी दिल्ली के। जी, कम है, सप्लाई तेजी के साथ करनी होगी, जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। और भूपेंद्र सिंह, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, यहाँ पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सूरत, राजकोट, वडोदरा, ये सब ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑक्सीजन को लेकर इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। अभी है, मात्रा है, लेकिन कब खत्म हो जाएगी, उसके बाद में क्या हालत होगा, ये लगातार प्रश्न बना हुआ है। ऑक्सीजन को लेकर गुजरात सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त उत्पादन है, पर्याप्त क्षमता भी है उत्पादन करने की, लेकिन चूंकि कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि उन्हें 1000 टन की जो जरूरत है उतनी ऑक्सीजन उन्हें मिल रही है और उससे ज़्यादा यहाँ पैदावार भी हो रही है जो दूसरे राज्यों को दी जा रही है। लेकिन जितने भी निजी अस्पताल हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। हमने सिविल अस्पताल के भी बाहर देखा कि जो एम्बुलेंस में इलाज चल रहा है मरीज का, उसको 1 सिलेंडर तो दिया गया, लेकिन वो सिलेंडर अगर खत्म हो जा रहा है तो मरीज के रिश्तेदार को कहा जा रहा है कि आप जाइए इस सिलेंडर को रिफिल करवा के खुद आइए। तो ये मरीजों की भी हालत खराब हो रही है, उनके रिश्तेदारों की भी, जिनके पास ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, उन्हें खुद कहा जा रहा है कि आप जाके ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। वो कहाँ से लाएगा ऑक्सीजन, उन्हें जानकारी नहीं होती। और जब वो जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए तो जो डीलर है, सप्लायर है, वो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्ट और कहा गया है कि आप सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करोगे। तो ऐसे आप एक एक केस देखने जाओगे तो लगातार जो है वो लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। जो सिविल अस्पताल है वहाँ एक अच्छी बात जरूर है कि वहाँ पे उन्होंने अपना प्लांट पिछले साल ही तैयार कर लिया था, स्टोरेज टैंकर बना लिए थे और पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम सप्लाई का कर दिया था। जैसे ही वो टैंकर खाली होता है, आइनॉक्स आके उसे रिफिल कर देता है और सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है। जैसे प्लांट में टैंकर होते हैं, ठीक वैसे टैंकर हर अस्पताल को हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके पास ये होना चाहिए, लेकिन अस्पतालों के पास में ये अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। सिविल में ये बात जरूर अच्छी है, लेकिन बाकी के अस्पताल अभी भी तलवार की धार पर हैं। जी डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं। आपने दिल्ली और गुजरात का हाल देखा सर, क्या कहें? अभी जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है, बहुत तेजी लाने की जरूरत है सर इसमें।
अच्छा, और लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन जितना हमारा प्रोडक्शन है उतना नहीं हो सकता, बट हमें ये सिर्फ अपनी कमियां और इसको का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। बट हमें देखना है कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है, हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फास्ट किया जाए, प्रोडक्शन को फास्ट किया जाए। तो कोविड के पेशेंट्स जो हैं इस बार अनफॉर्चुनेटली जो SARS-CoV-2 वर्जन है उसमें 55% पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटलाइज, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे लोग जो हैं हाई ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं। हाई फ्लो नेजल कैनुला से भी ऑक्सीजन दिया जाता है जिसमें काफी ऑक्सीजन लगता है। वेंटिलेटर पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन का खपत अस्पताल में भी ज्यादा है। तो सरकार या जो व्यवस्था है वो माने कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है और हमें इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वहां पे सिस्टम बिल्कुल हार मानता हुआ लग रहा है तो हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए। जहां भी पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा, अभी गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो गया है सर। गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है सरकार ने। अब हमें सॉल्यूशन को ढूंढना है, न कि बैठ के प्रॉब्लम डिस्कस करना। प्रॉब्लम है, ह्यूज प्रॉब्लम है, इनकरेक्टेबल प्रॉब्लम है, लोगों की गलतियों से हुई है, सब लोगों को पता है। बट अभी जो जरूरत है कि किस तरीके से इसको रोका जा सके, मुझे लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन बहुत जगह की जरूरत है, उसको बंद करके किसी तरह से ट्रांसमिशन चेन रोका जाए। तो हो सकता है कि ये जो व्यवस्था है या जो संसाधन है इससे हम किसी तरीके से अपने देशवासियों को कुछ जीवन दान दे सकेंगे। जी, डॉक्टर हर्ष महाजन सर, आपका क्या कहना है? संक्रमण की दर को तो सर कम करना ही पड़ेगा, तभी कुछ राहत मिल सकती है। जी, डॉक्टर कुमार ने बिल्कुल सही बोला है कि ये समय है जबकि हमें बहुत सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा लॉकडाउन। और लॉकडाउन भी हमने दिल्ली में किया, पर ये काफी सॉफ्ट लॉकडाउन है। शादियां अभी भी हो रही हैं, लोग अभी भी दिखते हैं सड़कों पे। वैसा नहीं है जैसा हमने पिछले साल किया था। और स्थिति जो अभी है वो तो भयानक है। और ये अगर ऐसे ही बढ़ता रहा और इसमें कमी नहीं आई तो आप देखें, जो मरीज भर्ती होता है अस्पताल में वो 10, 12, 14 दिन के लिए तो बेड ऑक्यूपाई कर ही लेता है। हम कितना भी कोशिश करें, कितने भी नए हॉस्पिटल खोलने की कोशिश करें, वो हॉस्पिटल वैसे नहीं हो सकते जैसे कि सीरियस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए चाहिए। तो हमें बहुत गंभीरता से देश भर में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें लगता है दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका में प्रॉब्लम है, पर ये हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में पहले आई, फिर पंजाब में, फिर दिल्ली में, फिर केरला में, ऐसे करके सारे स्टेट्स जो हैं बारी बारी करके थोड़े से गैप में इसकी चपेट में आएंगे। तो अगर देश भर में ये किया जाए, ये करना कठिन है, इसके इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस होने वाले हैं, पर अगर लोग ऐसे ही बीमार होते रहे और मरते रहे तो उसके भी इकोनॉमिक रैमिफिकेशन होने हैं। तो इसको आई थिंक स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके एक बार एकजुट होके इसका फैसला करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा दायित्व सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारा एज सिटीजन्स भी उतना ही दायित्व है। हम लॉकडाउन की बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम सेल्फ लॉकडाउन की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं, जो जिनको बहुत जरूरी नहीं है घर के बाहर जाना, वो क्यों नहीं घर में रहते? क्यों नहीं हम मास्क का जो ठीक तरह से डालना है, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन, हम तो भूल गए। पिछले साल हम सब फॉलो कर रहे थे, हम 6-6 महीने, 8-8 महीने अपने दोस्तों को नहीं मिले। अब हर कोई मिलना चाहता है, शादियां हो रही हैं, खुलेआम सब कुछ चल रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट अपना काम करे और हर सिटीजन अपना काम करे, तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं। डॉक्टर महाजन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये सॉफ्ट लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है। और साथ ही सरकार के साथ साथ हमें अपनी भी जिम्मेदारी समझनी होगी। मात्र हर बार सरकार को ब्लेम करने से ही नहीं काम चलेगा। मैं लौटूंगी। भूपेंद्र, सप्लाई चेन में कहां दिक्कत आ रही है गुजरात में?
देखिए, हर जगह की मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन का उत्पादन तो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन समझना होगा कि ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचती कैसे है। ऑक्सीजन लाने के लिए एक स्पेशल टैंकर होता है, क्रायोजेनिक टैंकर। ये क्रायोजेनिक टैंकर के माध्यम से ही रिफिलिंग प्लांट में पहुंचती है। रिफिलिंग प्लांट में उनका अपना स्टोरेज टैंकर होता है, जिसकी मर्यादित क्षमता होती है, जिसका जितना बड़ा प्लांट होता है उस हिसाब से वो अपना स्टोरेज टैंकर रहता है। वेपराइज टावर होता है, कंप्रेशर मशीन होता है और रिफिलिंग मशीन होता है, और उसके बाद आता है सिलेंडर। ये तमाम चीजें जो हैं वो जितनी रिक्वायरमेंट होती थी उसके हिसाब से मर्यादित रही हैं, और अब डिमांड उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, तो वो चीजें भी कम पड़ रही हैं। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है ऐसा नहीं है, उनको सप्लाई करने के लिए जो सारी चीजें चाहिए उनकी कमी महसूस हो रही है, और इस वजह से मरीजों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरी बातें आपने दर्शकों को बताई हैं। सवाल यही है कि संपूर्ण लॉकडाउन, तमाम डॉक्टर कह रहे हैं संक्रमण दर को कम करना है तो ये बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार के साथ साथ आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बहुत जरूरत है, और उधर ऑक्सीजन की सप्लाई की चेन ब्रेक ना हो, इसमें तेजी आए, तभी कुछ हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।